अब जब हम लिखते हैं इनकम टैक्स, अब कुछ लोगों को तो ये शब्द ही पसंद नहीं है कि इनकम टैक्स क्या बोल दिया। मैं कहता हूं ये शब्द ही गलत है। ये इनकम टैक्स उन लोगों के लिए है जिन्हें इनकम आ रही है सैलरी से। सो अगर आप सैलरीड हो तो आपके लिए इनकम टैक्स ठीक है शब्द। बट जो लोग बिजनेस कर रहे हैं किसी प्रोफेशन के अंदर है, सो बिजनेसमैन के लिए एक्चुअल में इनकम टैक्स कुछ होता ही नहीं है, होता है प्रॉफिट के ऊपर टैक्स। अब यहां पे आप प्रॉफिट टैक्स बोल सकते हो। मैं क्यों बोल रहा हूं ये समझिएगा बात को। अब फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं दो लोग हैं, एक राम है एक श्याम है। राम सैलरीड है और राम साल के 1 करोड़ रुपए कमाता है, उसको सैलरी मिलती है कंपनी से 1 करोड़ रुपए की। और वहां पे जो श्याम है वो बिजनेस कर रहा है, तो श्याम बिजनेस से भी पैसा कमाता है और कितना कमाता है, हमने एग्जाम्पल के लिए लिया दोनों 1 करोड़ रुपए ही कमाते हैं। अब यहां पर आप देखिएगा अगर 1 करोड़ रुपए की राम की सैलरी है तो राम को, मैं आपको बताऊंगा कि आपने सुना भी होगा 15 लाख 16 लाख इनफैक्ट 18 लाख तक आपको जीरो टैक्स कैसे देना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मान के चलते हैं कि चलो 18 लाख तक तो वो राम जो है टैक्स बचा लेता है, बट 18 लाख के ऊपर जो भी उसको इनकम आ रही है उसके ऊपर राम को अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। इनफैक्ट टैक्स स्लैब के बारे में हम बताएंगे, सेस भी देना पड़ेगा, सरचार्ज भी देना पड़ेगा। तो राम बचा नहीं सकता यहाँ पे पैसा, बट श्याम बचा सकता है। कैसे बचा सकता है मैं बताता हूँ। मान के चल रहे हैं हम राम और श्याम दोनों सिमिलर लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं। सुबह जहाँ पे राम और श्याम साथ में जॉगिंग पे जाते हैं, घूमने भी सिमिलर ट्रिप्स पे जाते हैं, दोनों ही बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं, 5 स्टार होटल्स में रहते हैं। इनफैक्ट हम ये भी मान के चलते हैं कि बिजनेस मीटिंग्स के लिए श्याम भी 5 स्टार्स में जा रहा है, राम भी जा रहा है। राम इसके लिए थोड़ा बहुत कंपनी से ले सकता है, रीइंबर्समेंट मिल सकता है, बट श्याम बहुत अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा है, फ़ोन खरीद रहा है, आप कह सकते हो लैपटॉप खरीद रहा है, वो जो भी एक्सपेंसेस कर रहा है अगर वो अपने बिजनेस के लिए कर रहा है तो मान के चलिए इस चीज़ को कि बिजनेस के लिए जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो उसकी इनकम में से घट जाएंगे। इनकम माइनस एक्सपेंस आपका प्रॉफिट आता है, और बिजनेसमैन को जो टैक्स देना पड़ता है वो प्रॉफिट पे देना पड़ता है, ना कि इनकम पे देना पड़ता है। बट अगर जो यहाँ पे आप कह सकते हो राम है वो अपने जो एक्सपेंसेस कर रहा है, आप कह सकते हो कि सिमिलर एक्सपेंसेस भी कर रहा है, तो वो सब कुछ क्लेम नहीं कर सकता, एंड क्योंकि वो क्लेम नहीं कर सकता तो उसे टैक्स भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सैलरीड लोग हैं ध्यान से समझिएगा, आप लोगों को टैक्स देना पड़ता है आपकी पूरी इनकम पे। सो यू पे द टैक्सेस फर्स्ट एंड देन आप अपने एक्सपेंसेस करते हो। दोबारा से सुनना, आप टैक्स पहले देते हो और एक्सपेंसेस बाद में करते हो। चलो ये रूल है भाई इनकम टैक्स का, क्या कर सकते हैं, बिजनेसमैन एक्सपेंस पहले करता है, टैक्स बाद में देता है। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं ना, यहाँ पे जो श्याम है वो 1 करोड़ में से 90 लाख के खर्चे कर देता है तो 10 लाख पे टैक्स देगा, तो 10 लाख में उसे टैक्स देना पड़ेगा, यहाँ पे 1 करोड़ पे टैक्स देना पड़ेगा। सो टैक्स अमाउंट में बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। आर यू गेटिंग इट? ऑलराइट। दूसरी चीज आ जाती है यहाँ पे, हम टैक्स भरे ही क्यों भाई, टैक्स भरना क्यों है। बहुत सारे लोग हैं इंडिया में टैक्स भरते नहीं है, कम इनकम दिखाते हैं। देखो टैक्स भरने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है आपको, आपकी कैपिटल बन जाती है। अब ये कैपिटल क्यों जरूरी है, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो पैसा आपके पास बचता है टैक्स देने के बाद। सो जिस पैसे के ऊपर आपने टैक्स दिया हुआ है या फिर आपने उसे अपनी बुक्स में दिखाया हुआ है, वो आपकी कैपिटल है। और ये कैपिटल की जरूरत क्यों पड़ती है मैं आपको बताता हूँ। पहले इंडिया के अंदर होता था, सब लोग कच्चे में काम करते थे। कच्चे का मतलब है कैश में ट्रांजैक्शंस होती थी, अभी भी होती हैं, बट अब काफ़ी हद तक कम हो गई है। जब से जीएसटी आया है, डीमोनेटाइजेशन हुआ है, लोगों ने अपनी जो आप कह सकते हो कि कच्चे की जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें बहुत कम कर दिया है, एंड फोकस हो गया अब इस वक्त कि हम अपनी कैपिटल कैसे बढ़ाएं। एंड आपका भी फोकस होना चाहिए कैपिटल बढ़ाने पे। क्यों? क्योंकि कल को अगर आपको अपने एसेट्स बनाने हैं, समझिएगा इस बात को, एसेट्स बनाने हैं, आपको प्रॉपर्टी लेनी है, आपको शेयर्स खरीदने हैं, आपको मान लेते हैं अपने लिए गाड़ी भी खरीदनी है, ये सारा का सारा जो पैसा जाता है ना आपकी कैपिटल में से जाता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, बड़े ध्यान से समझना। आज की डेट में जिन लोगों के पास इनकम नहीं, क्योंकि मैंने बताया इंडिया के अंदर भैया 133 करोड़ में से सिर्फ 1.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इसका मतलब है लोगों को परवाह ही नहीं है। लोगों को लगता है भैया एक चीज़ की कीमत इतनी है तो इतने की हमें मिल जाएगी। जैसे कि लोगों को लगता है मान लो रोल्स रॉयस 5 करोड़ की है तो 5 करोड़ में हमें मिल जाएगी। आप गलत सोच रहे हो भाई, गलत सोच रहे हो। 5 करोड़ की रोल्स रॉयस है तो 5 करोड़ में नहीं मिलेगी। ये 5 करोड़ रुपए पैसा कैपिटल से आएगा आपकी। और कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो होता है जिस पर आप टैक्स पे कर चुके हो। इसका मतलब है कि अगर आपकी 9 करोड़ की इनकम होगी जिस पर आप लगभग 4 करोड़ रुपए सरकार को पहले टैक्स दोगे, उसके बाद आपकी 5 करोड़ की कैपिटल बनेगी और उससे जाकर आप रोल्स रॉयस खरीदिए या फरारी खरीदिए।
मतलब रोल्स रॉयस की कीमत 5 करोड़ नहीं है, उसकी कीमत है 9 करोड़ रुपए। अब मैंने ये 4 करोड़ टैक्स का क्यों हटा दिया? आपको लगता है इतना सारा टैक्स थोड़ी लेती है सरकार, लेती है भाई। जितनी ज़्यादा इनकम होती है उतना ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ता है। आपका टैक्स स्लैब हो सकता है सेम ही रहता हो, जैसे आपको लगता है कि 30% रहता है, बट सरचार्ज जो लगता है ना वो चेंज रहता है। 10%, 15%, 25%, 37% सरचार्ज लगता है उन लोगों को इनकम टैक्स के ऊपर जिन लोगों की इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है। तो ज़्यादातर लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट उन लोगों को ज़रूरत डेफिनेटली होती है, सोचना पड़ता है। इंडिया के अंदर डेफिनेटली टैक्स बहुत ज़्यादा ले रही है सरकार, क्योंकि देखो है क्या, इंडिया में ना लोगों को फ्री की बहुत आदत है। जब सब कुछ आपको फ्री में चाहिए, जब 133 करोड़ लोग कहेंगे सब कुछ फ्री में मिले, वो पैसा आएगा कहाँ से? किसी ना किसी को पे करना पड़ता है। देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। अगर आज की डेट में आपको लगता है गुरुद्वारे में भी लंगर मिल रहा है ना, आपको लगता है फ्री में मिल रहा है, आप लोगों को गलत लग रहा है। किसी ना किसी ने डोनेशन दी है, पैसा दिया है तो उससे रोटी चल रही है भाई। ये पूरी दुनिया पैसे से चलती है, मान के चलना पड़ेगा आपको। मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग पे ना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आए, कि आप लोग ना इस चीज़ की तरफ फोकस करो कि आप बिजनेस करो, आप अपनी इनकम को बढ़ाओ, अपने आप को डेवलप करो, जिससे आप लोगों की इनकम बढ़े, आप टैक्स भी दो। यार सरकार भी उससे चल रही है और हमारा देश भी तरक्की तभी करेगा। अदरवाइज यू ऑलरेडी नो कि ग्रीस के साथ क्या हुआ, यू ऑलरेडी नो, या नहीं पता आपको? देश के ऊपर कर्जा इतना बढ़ गया कि अल्टीमेटली ग्रीस क्राइसिस में चला गया। तो अगर आप लोग भी ना गवर्नमेंट से ये सोच रहे हैं कि सब कुछ फ्री में देती रहे, तो एक चीज़ ध्यान रखना, आप लोग मनी ये बोल रहे हो कि देश को बेच दो, क्योंकि सब कुछ कहाँ से आएगा यार? आप लोगों के सर पे बर्डन करोगे। आपको पता है इंडिया के अंदर जब लोग ज़्यादा पैसा कमाने लगते हैं वो क्या करते हैं? वो देश छोड़ के चले जाते हैं। सच्चाई है ये, आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा बट ये सच्चाई है। जब लोग ज़्यादा पैसा कमाने लग जाते हैं देश छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है भैया हमें ये इंडियन गवर्नमेंट चूसते जाएगी, हमसे पैसा लेते जाएगी, और जिन लोगों को फ्री चाहिए उन लोगों को देती जाएगी। अल्टीमेटली देश खराब हो रहा है। तो जस्ट माइंडसेट का खेल है, हो सकता है आपको पॉजिटिव माइंडसेट मिले। आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ आया कि जब आप टैक्स दे देते हो आपके पास कैपिटल बनती है, एंड दिस इज रिक्वायर्ड यार। आज की डेट में अगर आप टैक्स दे रहे हो, आप अपनी कैपिटल बना रहे हो। कल को अगर आपको लोन भी लेना है, आपको प्रॉपर्टी लेनी है, उसके लिए लोन लेना है, तो आपको आईटीआर दिखानी पड़ती है। अगर आपकी आईटीआर नहीं है, नील की है, नहीं मिलेगी भाई। आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो आपको चाहिए लाइफ में, इफ़ यू विल नॉट पे टैक्सेस। सो आगे बढ़ते हैं। सो हमने टैक्स स्लैब्स की बात करी थी। तो इस वक्त इंडिया के अंदर 2 टैक्स स्लैब्स हैं, आप दोनों में से चूज कर सकते हैं कि आप जब अपनी आईटीआर फाइल करें आपको ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से भरना है या न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से भरना है, इसे समझ लेते हैं। तो अगर आपकी इनकम 0 to 2.5 लाख रुपीज़ है, मतलब 2.5 लाख रुपए तक आपकी इनकम है, तो भैया कोई टैक्स बनता ही नहीं है। सरकार कहती है भैया अगर आप 2.5 लाख रुपए कमा रहे हो तो क्या हमें दोगे, वो आप अपने लिए रखो, तो आपको टैक्स नहीं देना है, नील टैक्स। आगे बढ़ते हैं। 2.5 लाख से अगर आपकी 5 लाख तक की इनकम है तो पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको 12,500 रुपए देने पड़ते थे, मतलब 5% यहाँ पे अगर हम लेके चलते हैं, बट इसमें आपको रिबेट मिल जाती थी। और नए टैक्स स्लैब के हिसाब से वो 12,500 जो हज़ार रुपये हैं वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं, तो आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ता टैक्स का, तो 0 टैक्स हो जाता है आपका। 5 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो खुशी की बात है भैया आपके लिए, आपको टैक्स देना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नए टैक्स स्लैब के हिसाब से और पुराने दोनों समझ लेते हैं। 5 से 10 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको 20% देना पड़ेगा, और अगर आपकी 10 लाख से ऊपर की इनकम है तो 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा, आप टैक्स स्लैब में आ जाएंगे। अब ये कैसे चलता है? 0 to 2.5 कोई टैक्स नहीं बनेगा, उसके ऊपर की जो आपकी इनकम है उस पर 5%, 5 से 10 लाख तक की जो आपकी इनकम होगी उस पर 20%, एंड आपकी 10 लाख के ऊपर जितनी भी इनकम होगी उसके ऊपर 30%। लोगों को लगता है सिर्फ 30% है, गलत यार, मुझे भी लगता था। फिर बाद में पता लगा जब हमने सीए के साथ बैठा, इनफैक्ट लास्ट ईयर की बात करेंगे, इस बार भी टाइम आ गया आईटीआर भरने का, तो आप लोग डेफिनेटली फाइल कीजिएगा। 4% का सेस भी लगता है, ये आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, एंड आपका सरचार्ज भी लगता है। जिन लोगों की इनकम ज़्यादा है उन्हें पता होगा, जिनकी नहीं है तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सरचार्ज आपका लगता है जब आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर होती है। जब आपकी 50 लाख से ऊपर होगी तो आपको जो आपका टैक्स बनेगा उस पर आपको एडिशनल सरचार्ज लगेगा। 1 करोड़ से ऊपर होगी एडिशनल सरचार्ज लगेगा, तो ऐसे ही होता है। 2 करोड़ से ऊपर अलग लगेगा, 5 करोड़ से ऊपर अलग लगेगा। तो मैंने आपको बताया सरचार्ज आपका 37% तक जा सकता है, डिपेंडिंग आपकी इनकम कितनी है, बट ज़्यादातर लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सो डू नॉट वरी अबाउट इट, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की इनकम इतनी नहीं है। बट करो ना यार, आई वॉन्ट आपकी इनकम बढ़े, ठीक है। चलो एनीवेज, सो न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से थोड़ा सा रूल चेंज है। 5 से 7.5% की जब हम बात करते हैं तो 10% आपको टैक्स देना है। 15% आपको तब देना है जब आपकी इनकम 7.5 से 10 लाख के बीच में है। 10 लाख से 12.5 लाख तक है 20%, 12.5 से 15 लाख तक है 25%, और 15 लाख से
अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपको जाके 30% का टैक्स देना है। अब अगर आप सैलरीड हैं तो हम क्या करें, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप सैलरीड हैं, मैंने आपको बोला था कि 18 लाख तक आप अपना टैक्स बचा सकते हो। कैसे बचा सकते हो, वो भी लीगली। आपको अपना सैलरी का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। अगर वो सही नहीं है तो अपने एम्प्लॉयर से बात करो, HR से बात करो, थोड़ा सा चेंज करा लो, हो जाएगा। अगर वो चेंज करा लोगे तो टैक्स बचा लोगे। कैसे बचा लोगे मैं बता देता हूँ। आपको जो सैलरी मिलती है, मान के चलते हैं आपको 1 लाख रुपये की सैलरी मिलती है, तो वो 1 लाख रुपये की सैलरी, और अगर हम 18 लाख की बात कर रहे हैं तो महीने का अगर आपको 1.5 लाख तक की सैलरी मिलती है तो आपको कंपनी से 1.5 लाख ही मिलेगा। कंपनी उस 1.5 लाख पे खर्चा लेगी तो उसकी इनकम से कम हो जाएगा, प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना कंपनी को, तो कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क पड़ेगा, आप थोड़ा सा अपना बचा लोगे टैक्स। कैसे बचाओगे, आप अपनी सैलरी को थोड़ा सा रीडिफाइन कर दो। एग्जांपल जैसे मैंने बोला, अगर आपकी 1 लाख रुपए की सैलरी है तो आप पूरी की पूरी 1 लाख मत लो। आप उसे बोलो HR को कि भैया मेरा स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल दो। कैसे बदल दो कि आप मेरी बेसिक सैलरी 50% ही दिखाओ। 50% दिखाओगे तो 1 लाख की अगर सैलरी तो 50,000 ही दिखाओ। कंपनी से आपको पैसा पूरा आना है। कैसे आना है, अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आप कंपनी से HRA ले सकते हैं। इसे बोलते हैं होम रेंट अलाउंस। अगर आप होम रेंट अलाउंस लेंगे तो जब आप इनकम टैक्स फाइल करेंगे आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। LTA होता है लीव ट्रैवल अलाउंस। आप 4 साल में 2 बार छुट्टी पे जाते ही हैं, घूमते ही हैं, तो जब जाते हैं और इकॉनमी क्लास ट्रैवल कर रहे हैं तो आप उसका भी जो खर्चा है वो आप बचा सकते हैं। कैसे बचाएंगे, जो खर्चा आपने किया उसके बिल सबमिट करने पड़ेंगे। जब आप ITR फाइल करेंगे तो उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा जो आपने खर्चा किया है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप जैसे ट्रैवल करते हैं, कन्वेंस, आप कंपनी से आप कन्वेंस के अलाउंस ले सकते हैं। आप रीइंबर्समेंट ले सकते हैं किस किस तरीके की, जैसे आपने मोबाइल से बात करी, आपने घर पे आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, आपने वाईफाई की पेमेंट करी, तो उनकी बस आपको स्लिप्स देनी होती है, रीइंबर्समेंट्स मिल जाती हैं। एजुकेशन अलाउंस होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, कहने की बात है, तो 1200 रुपये मिलती है एक बच्चे की। ये आपके लिए नहीं है, अगर आपके बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2। बट इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है इस चीज़ में। 1200 रुपये एक बच्चे का मिलता है। साल में आप 2 बच्चों के 2400 रुपये की डिडक्शन आप डेफिनेटली ले सकते हैं। यहाँ पे इस चीज़ को समझिए, अगर हस्बैंड वाइफ, भाई बच्चे तो हस्बैंड वाइफ दोनों के होते हैं ना, हस्बैंड वाइफ दोनों ही ITR भरते हैं और आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, वैसे चलो 2 तक ही काफ़ी होता है, बट ठीक है, अगर आपके 3 हैं या 4 हैं तो 2 बच्चों के लिए आप जो आप यहाँ पे एजुकेशन अलाउंस ले रहे हैं तो हस्बैंड 2 बच्चों के लिए ले सकता है, वाइफ 2 बच्चों के लिए ले सकती है। तो कुछ लोगों को नहीं पता होता, बट मैंने आपको बता दिया। अब हॉस्टल अलाउंस की भी बात कर लेते हैं। आपको 300 रुपये महीना पर बच्चे के ऊपर, 2 बच्चे हैं तो आप लगा सकते हो 600 रुपये यहाँ पे महीना इंटू 12, तो आप 7,200 रुपये तक हॉस्टल अलाउंस भी ले सकते हो। अब यहाँ पे मील कूपन्स, ये मील कूपन्स क्या होता है भैया, खाना आप रोज़ खाते हो, अगर आप कंपनी के लिए किसी के लिए भी काम कर रहे हो तो खाना खाते हो, आप 50 रुपये पर डे के हिसाब से 26 दिन एक महीने के अंदर, तो आप मील कूपन्स भी ले सकते हैं। तो आप साल के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो भी आपका खर्चा यहाँ पे बैठ रहा है वो आप अपने, जब आप ITR फाइल करेंगे तो उस खर्चे के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना है। EPF एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड, आप जो भी आपका PF यहाँ पे एम्प्लॉयर, जो आपकी बेसिक सैलरी का 12% तक हो सकता है, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। और नेशनल पेंशन स्कीम, जो आपकी बेसिक सैलरी, जो यहाँ पे बेसिक हम दिखाएंगे ना, जैसे 50,000 दिखाएंगे तो 50,000 पे अगर आप मैक्सिमम 10% तक नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी आप, जब आप टैक्स भरेंगे उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगेगा। प्लस नेशनल पेंशन स्कीम का एक फ़ायदा और क्या होता है कि आपको 50,000 की एडिशनल छूट मिलती है आपके इनकम टैक्स के ऊपर। अब ये जो आप नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सेक्शन 80C के अंदर जाता है। अब 80C के अंदर वैसे तो बहुत सारी और भी आपके पास टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि आपके पास ELSS म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप अपने लिए टर्म इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, ये भी आपका सेक्शन 80C में जाएगा। अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं तो वो आपका सेक्शन 80D के अंदर जाता है। अब अगर आप अपने लिए मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आप 25,000 रुपये यहाँ पे बचा सकते हैं। और ये 25,000 क्या बचा रहे हैं आप, जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं वो आप बचा रहे हैं एक तरीके से। अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए भी मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं तो जो उसका प्रीमियम पे करते हैं, अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो आप 50,000 रुपये तक एडिशनली यहाँ पे भी बचा सकते हैं। तो 25,000 से 75,000 तक आपका सेक्शन 80D के अंदर बच जाएगा। 1.5 लाख रुपए की आपको जो छूट मिल रही है वो आपको 80C के अंदर मिल रही है। अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 50,000 की एडिशनल छूट मिल रही है। ऑन एन एवरेज देखें तो एक आम आदमी
78,000 तक का टैक्स बचा सकता है अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ठीक तरीके से प्लान करें। डेफिनेटली आप अपना टैक्स बचा सकते हैं, उसके लिए यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो कुछ बेसिक चीज़ें और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप डेफिनेटली अपने एक्सपेंसेस को माइनस कीजिए अपनी इनकम से, और ये एक्सपेंसेस ऐसे ही माइनस नहीं होंगे, इसके लिए आपको इनवॉइस चाहिए होंगे, आपको बिल्स चाहिए होंगे। मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। तो मैंने बोला था मैं कुछ आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताऊंगा। तो मुझे आज भी याद है, स्टार्टिंग में जब हम लोग अपनी ITR फाइल करते तो लोगों को पता नहीं होता, लोग नील की फाइल कर देते, बहुत कम टैक्स देते हैं। बट जब इनकम ज़्यादा बढ़ गई, एक सामने सिग्निफिकेंट टैक्स अमाउंट मेरे सामने आ रहा था कि इतना मुझे टैक्स देना पड़ेगा। मैंने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करी तो उन्होंने कहा ठीक है, आपकी जो इनकम है उसके ऊपर आपको कम टैक्स देना पड़ेगा, तो आपने साल में जितने भी खर्चे करे ना उसके बिल्स ले आओ मेरे पास। मतलब आपने पेट्रोल भरवाया होगा उसके बिल ले आओ, आप रेस्टोरेंट में गए होगे, अगर आपने बिजनेस मीटिंग्स करी है तो उसके बिल ले आओ, आपने सेमिनार्स करे तो वहाँ पे जो भी आपने किसी होटल को पेमेंट करी होगी तो वो आप मेरे पास ले आइए। सो जो भी आपके पास बिल्स होंगे वो मैं आपकी इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दूंगा और प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। पहले मैं अपने सारे बिल संभाल के नहीं रखता था, बट अभी मैंने बहुत ध्यान रखना शुरू कर दिया। अगर कोई भी खर्चा मैं बिजनेस के लिए कर रहा हूँ तो उसके बिल्स बड़े संभाल के रखता हूँ मैं, आप भी रखिएगा। एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरे चैनल पे यंग हैं, आपको अपनी कैपिटल बनानी है ना, कैपिटल बनानी है, ये लोग इग्नोर कर देते हैं, पता नहीं होता। और मैं आपको बताऊंगा ये आपको पता होना ज़रूरी है। देखो, कैपिटल आप डेफिनेटली बनाने पे फोकस कीजिए। जब आप लोग शादी करते हैं तो शादी डेफिनेटली लोगों के सबके घरों में होती होगी, आपकी हो चुकी है तो आपके घर में किसी और की हो रही होगी, तो उन्हें डेफिनेटली गाइड कीजिएगा। जब आपकी शादी होती है तो ये लाइफ में एक बार आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपको शादी के अंदर जो भी गिफ्ट्स मिलते हैं, आपको ज्वेलरी मिलती है, आपको कैश मिलता है, उस पर टैक्स नहीं लगता और सभी को मिलती है। बट लोग अपनी ITR में शो नहीं करते, भाई मैंने खरीदी। जो भी सगन आपके पास आता है, भाई लड़का लड़की को सब लिफाफे देते हैं, कैश देते हैं, पैसे देते हैं, सभी के घरों में देते हैं, राइट। वो कैश को आप शो कीजिए, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर आपको ज्वेलरी मिली है, अब वो ज्वेलरी 5 लाख की, 10 लाख की, 20 लाख की, जो भी आपको ज्वेलरी मिली है, आप उसे शो कीजिए, आप दिखा सकते हैं मुझे ज्वेलरी मिली है, और उस पर टैक्स नहीं लगेगा, और वो आपकी बन जाएगी कैपिटल। वो ज्वेलरी की जो भी वैल्यू होगी, आप वैल्यूएशन लगवाइए ज्वेलर से, और वो ज्वेलरी की जो भी वैल्यूएशन है वो आपकी कैपिटल में ऐड हो रही है। सो ये एक अच्छा तरीका है यार, मतलब ठीक है, लाइफ में एक बार अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपके पास जो कैश रिसीव हो रहा है ज्वेलरी, आप इसके लिए अपने CA से भी बात कर सकते हैं। प्लस और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, शॉर्ट में बताऊंगा आप, क्योंकि हो सकता है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई हो। आप डिवाइड कर सकते हो अपनी इनकम को। एग्जाम्पल के लिए आपकी कंपनी की इनकम है, आपकी कंपनी की इनकम आती है 50 लाख रुपए। अब 50 लाख रुपए आपकी कंपनी की इनकम आ गई तो आपको लगता है इस 50 लाख रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा। बट अगर आपकी जो कंपनी है उसमें आपके घर के फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व हैं, एग्जांपल आपके फादर इन्वॉल्व है, मदर इन्वॉल्व है, आपकी वाइफ इन्वॉल्व है, आपका ब्रदर इन्वॉल्व है, आपकी सिस्टर इन्वॉल्व है, तो घर के मेंबर्स इन्वॉल्व हैं। सो व्हाट यू कैन डू, जरा समझिएगा इस बात को कि आप क्या कर सकते हो। आप उन सब की सैलरी बांध सकते हो कंपनी से। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इनकम की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कंपनी का नेट प्रॉफिट ही आ गया 50 लाख रुपए आपके सामने, कंपनी से खर्चे कर दिए, बिजनेस एक्सपेंस आपको पता है, उसके बावजूद 50 लाख रुपए पे टैक्स बनता है। बट आप लीगली जीरो कैसे कर सकते हो भाई? आपने अपने नाम पे 10 लाख रुपए की सैलरी ली कंपनी से, आपके फादर के, आपके मदर के, आपके सिस्टर के, आपकी वाइफ के, और अगर घर में कोई और भी है, लेट से आपकी यहाँ पे ब्रदर है, तो आपने सबके नाम पे सैलरी डिवाइड कर दी, सबको सैलरी कंपनी से आपने पे करी। लीगली इन लोगों को अपने टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। और 10 लाख रुपए तक तो आप टैक्स बचा ही सकते हो, 5 लाख रुपए तक जीरो बनता है। उसके बाद आपने 80C 80D के अंदर टैक्स बचाया, 78,000 का वैसे भी टैक्स बचा लिया, तो आप इसे बहुत ज़्यादा मिनिमाइज कर देंगे। घर में ज़्यादा लोग हैं तो जीरो भी हो जाएगा। तो आप इस तरीके से डिवाइड करके भी पैसा बचा सकते हैं। और क्या तरीका होता है, जब आप जैसे आपने इन्वेस्टमेंट करी किसी ऑफिस के अंदर, आपने इन्वेस्टमेंट करी, आपने एक ऑफिस खरीद लिया, या आपने गाड़ी खरीद ली, या आपने अपनी बिजनेस के लिए कोई मशीनरी खरीद ली, इन सब के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन मिलता है। और डेप्रिसिएशन आपके टैक्स से आप देखते हो, देखो डेप्रिसिएशन क्या है, आपको अगर डेप्रिसिएशन मिल रहा है तो वो आपके लिए खर्चा है, इनकम माइनस एक्सपेंस, तो आपका एक्सपेंस यहाँ पे बढ़ गया डेप्रिसिएशन का, एंड देन जो बचेगा उस पर आप, जो प्रॉफिट आएगा उस पर आप टैक्स दोगे, तो अगेन आपने अपने टैक्स को कम कर लिया। सो देयर आर अ लॉट ऑफ मोर वेज।
आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इफ़ आई टॉक अबाउट इनकम टैक्स। इनफैक्ट अभी मैंने जीएसटी के ऊपर बात नहीं करी है। सो यू कैन सेव योर टैक्सेस फॉर श्योर। उसके लिए मैंने आपको आज काफ़ी सारे तरीके बताए हैं। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर हम एक और वीडियो करें, क्योंकि प्रैक्टिकली बहुत सारे और भी तरीके होते हैं जिससे वी आर एक्चुअली मैनेजिंग आवर टैक्स। इसे हम ना टैक्स को बचाना नहीं कहते, ये गलत शब्द है, टैक्स मैनेजमेंट कहते हैं। तो आप अपने टैक्स को मैनेज कर सकते हो, बचाने का तो कोई तरीका नहीं है। फिर तो वही तरीका है कि भैया आप इनकम को जीरो कर लो या फिर आपके पास एग्जेम्पशन हो। और इंडिया के अंदर देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास फार्म्स हैं। अगर आपके पास फार्म्स हैं या आप फार्मिंग बिजनेस से बिलोंग करते हैं, फिशिंग बिजनेस है आपका, तो एग्रीकल्चर से जो इनकम होती है, इनफैक्ट फिशिंग भी उसमें आती है, तो एग्रीकल्चर से जितनी भी इनकम आती है इंडिया के अंदर उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, जीरो टैक्स है। तो आप उस पर भी आप टैक्स बचा सकते हैं, कैपिटल को बढ़ा सकते हैं।